स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी द्वारा लिखी कहानी एक फल का सवाल। हनीमून अपने पूरे यौवन पर था। एक फ्लैट था जिसमें एकदम लाल नए गलीचे बिछे थे, झालरदार पर्दे थे और कांसे के ढक्कन वाले 6 मग्गे भोजन कक्ष की पैनलिंग के ऊपर एक कगार पर करीने से रखे थे। इनकी अद्भुतता उन पर अभी भी हावी थी। उनमें से एक ने भी नदी के तट पर कभी पीला वसंती गुलाब नहीं देखा था, किंतु यदि उस समय उनकी आंखें ऐसा दृश्य देखती तो ये ऐसा लगता, देखिए कवि इसमें सही किस्म के लोगों से वसंती गुलाब के अलावा जो भी देखने की अपेक्षा करता ये वैसा लगता। दुल्हन झूलने वाली कुर्सी पर बैठी थी, उसके पांव संसार पर टिके थे। वो गुलाबी सपनों और उसी रंग के किमोनों में लिपटी थी। वो हैरानी में सोच रही थी कि ग्रीनलैंड और तस्मानिया तथा बलूचिस्तान के लोग किड मैगेरी के साथ उसकी शादी के बारे में क्या कह रहे होंगे। ऐसा नहीं था कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला था। लंदन से लेकर साउदर्न क्रॉस तक ऐसा कोई वेल्टरवेट नहीं था जो 4 घंटों तक नहीं 4 चक्र तक अपनी दुल्हन के साथ खड़ा हो सकता। वो 3 हफ्तों से अपनी दुल्हन का था और दुल्हन की छोटी उंगली का टेढ़ापन उसे दुनिया के 142 पौंड वजनी किसी भी पहलवान के मुक्के से ज्यादा हिला सकता था। प्यार जब हमारा होता है तो ये आत्मत्याग और बलिदान का दूसरा नाम होता है, और जब ये सामने वाले लोगों का प्यार होता है तो इसका मतलब होता है धृष्टता और अहंकार। दुल्हन ने अपने ऑक्सफर्ड्स को एक के ऊपर एक रखा और छत पर बने डिस्टेम्पर के कामदेवों को ध्यान से देखने लगी। डियर, उसने ऐसे कहा जैसे क्लियोपेट्रा अपने एंटनी से कह रही हो कि रोम को टिश्यू पेपर में लपेटकर उसके घर में पेश किया जाए। मुझे आड़ू चाहिए। किड मैगेरी उठा। उसने अपना कोट और हैट पहना। वो गंभीर, शेव किए हुए, भावुक और चुस्त था। ठीक है, उसने इतनी शांति से कहा जैसे वो बस इंग्लैंड के चैंपियन से लड़ने के कागजात पर दस्तखत करने की सहमति दे रहा हो। मैं नीचे जाता हूं और तुम्हारे लिए एक आड़ू लेकर आता हूं, समझी? ज्यादा देर मत लगाना, दुल्हन ने कहा। अपनी नटखट आदत के बिना अकेली हो जाऊंगी मैं। अच्छा, पक्का सलाना। किड की ऐसी लंबी विदाई हुई जैसे वो तुरंत विदेश यात्रा पर जा रहा हो, और फिर वो नीचे गली में चला गया। यहां आकर वो झिझका। उसका झिझकना अकारण नहीं था, क्योंकि अभी वसंत शुरू ही हुआ था। ऐसे में गर्मियों के उस इच्छित रसदार फल को उन ठिठुरती गलियों और दुकानों से कहीं से भी ढूंढ लाने की संभावना कम थी। नुक्कड़ पर इतालवी फलों की दुकान पर वो रुका और उसने वहां सजे कागज में लिपटे संतरे, चमकाए हुए सेबों और धूप को तरसते बदरंग केलों पर एक तिरस्कार भरी नजर डाली। आड़ू होंगे क्या जी? किड ने प्रेमियों के प्रेमी दांते की भाषा में पूछा। नहीं जी, दुकान वाले ने उसास भरते हुए कहा। आड़ू नहीं है जी। इतनी जल्दी कहां? अच्छा, संतरा है जी, संतरा लेंगे जी? घृणा से भरे किड ने अपनी तलाश जारी रखी। वो अपने दोस्त और प्रशंसक जस्टिस ओ कैलहन के सारी रात खुले रहने वाले चॉप हाउस, रेस्टोरेंट, कैफे और बोलिंग एली में जा घुसा। ओ कैलहन रिसाव देख रहा था। मैं सीधी बात करना चाहता हूं, किड ने उससे कहा। मेरी औरत को सनक सवार हो गई है कि उसे आड़ू चाहिए। अब अगर तुम्हारे पास आड़ू है तो कैल जल्दी से निकालो। अगर एक से ज्यादा हो तो भी मुझे दे देना। घर तुम्हारा है, ओ कैलहन ने कहा, लेकिन इसमें आड़ू एक भी नहीं है। इतनी जल्दी कहां? मैं नहीं समझता कि ब्रॉडवे की किसी दुकान पर तुम्हें आड़ू मिल पाएगा। बहुत बुरी बात है, जब कोई महिला किसी खास किस्म के फल के लिए अपना मुंह खोलती है तो फिर और कुछ नहीं चल सकता। इस समय तो सबसे अच्छी फल की दुकानों में भी कोई खुली नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि श्रीमती जी को कुछ अच्छे संतरे पसंद आएंगे तो मेरे पास बढ़िया संतरों की पेटी है जो शायद उन्हें। बहुत मेहरबानी कैल, घंटा बजने के समय से ही मांग आड़ू की है। मैं आगे जाकर कोशिश करता हूं। किड जब वेस्ट साइड एवेन्यू में आगे बढ़ा तो लगभग आधी रात का समय हो रहा था। बहुत ही कम दुकानें खुली थीं, और वे भी ऐसी जहां आड़ू की बात बेमानी थी। किंतु अपने किले जैसे फ्लैट में बैठी दुल्हन विश्वास के साथ अपने फारसी फल का इंतजार कर रही थी। ऐसा हो सकता था कि एक चैंपियन वेल्टरवेट को एक आड़ू न मिले, कि वो मौसमों और 12 राशियों के चक्र और पंचांग को विजेता की तरह पार करता हुआ अपनी जान के लिए इम्सडेंस जून या जॉर्जिया क्लिंग किस्म का आड़ू न ले आए। किड की नजर एक खिड़की पर पड़ी जिसमें रोशनी हो रही थी और वो कुदरत के सबसे मोहक रंगों से जगमगा रही थी। रोशनी अचानक बुझ गई। किड ने दौड़ लगाई और फल बेचने वाले को जा पकड़ा। वो दरवाजे में ताला लगा रहा था। आड़ू होंगे? उसने बेहद सोच विचार कर कहा। नहीं साहब,
अभी 3-4 हफ्ते तक तो आने वाले नहीं, बता नहीं सकता कहाँ मिलेंगे। कस्बे में थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। शायद किसी महंगे होटल में मिल जाए, ऐसी किसी जगह जहां बर्बाद करने को बहुत पैसा होता है। वैसे मेरे पास कुछ बहुत बढ़िया संतरे हैं, आज ही जहाज में भर कर आए हैं। किड एक पल को नुक्कड़ पर ठिठका, फिर तेजी से 2 हरी बत्तियों की ओर बढ़ गया जो एक अंधेरी बगली गली की एक इमारत की सीढ़ियों के दोनों तरफ थीं। कप्तान कहीं आसपास हैं क्या? उसने थाने की मेज पर बैठे सिपाही से पूछा। तभी कप्तान पिछवाड़े से तेजी से आगे आया। वो सादे कपड़ों में था और व्यस्त दिखाई दे रहा था। हेलो किड, उसने मुक्केबाज से कहा। मैं तो सोच रहा था कि दुल्हन को घुमा फिरा रहे होगे। कल ही लौटा हूं, अब मैं पक्का नागरिक हूं, सोचता हूं शहरी कामों में दिलचस्पी लूंगा। आज रात डेनवर डिक के यहां चलें तो कैसा रहे कैप? पिछले काम? कप्तान ने अपनी मूछें मरोड़ते हुए कहा। डेनवर तो 2 महीने पहले ही बंद हो गया। सही, किड ने कहा। रैफर्टी ने उसे 43वीं गली से खदेड़ कर भगा दिया था। अब वो तुम्हारे इलाके में खेल रहा है। उसका खेल पहले से ज्यादा फैल गया है। मैं इस जुए के धंधे के बहुत खिलाफ हूं। मैं तुम्हें उसके खेल तक पहुंचा सकता हूं। मेरे इलाके में? कप्तान गुर्राया। तुम पक्का कह सकते हो किड? मैं इसे एहसान मानूंगा। क्या तुम वहां दाखिल हो सकते हो? यह कैसे होगा? हथौड़ों से, किड ने कहा। उन्होंने अभी तक दरवाजों पर लोहा नहीं लगवाया है। तुम्हें 10 आदमी चाहिए होंगे। नहीं, वे मुझे वहां नहीं घुसने देंगे। डेनवर मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है वो दूसरा छापा मैंने पड़वाया था, हालांकि ऐसा था नहीं। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। मुझे वापस घर पहुंचना है। वो घर यहां से सिर्फ 3 ब्लॉक की दूरी पर है। 10 मिनट बीतने से पहले कप्तान अपने साथ 1 दर्जन आदमी लेकर अपने मार्गदर्शक के साथ एक अंधेरी सुनसान दिखाई दे रही इमारत के गलियारे में चुपचाप घुस गया, जिसमें दिन में कई धंधे चलते थे। 3री मंजिल पीछे की तरफ, किड ने धीमे से कहा। मैं रास्ता दिखाऊंगा। उसने जिस दरवाजे की तरफ इशारा किया उसके सामने 2 कुल्हाड़ी वाले खड़े थे। यहां तो सब खामोश दिखाई दे रहा है। कप्तान ने संशयपूर्वक कहा। तुम्हें पक्का तो है ना कि तुम्हारी खबर सही है? रहने दो, किड ने कहा। अगर ये नहीं हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। कुल्हाड़ियां अभी तक असुरक्षित दरवाजे पर चलीं। अंदर से रोशनी की एक चौंध ध्वस्त पैनलों से होकर बाहर आई। दरवाजा गिर गया और छापा मारने वाले हाथों में बंदूकें थामे कमरे के अंदर घुस गए। बड़े कमरे में डेनवर डिक की पश्चिमी रुचि की तड़क भड़क वाली साज सज्जा थी। उसके संरक्षण में कई तरह के खेल वहां उस समय चल रहे थे। कमरे में मौजूद लगभग 50 आदमी अपनी आजादी के लिए पुलिस वालों पर झपट पड़े। सादी वर्दी वालों को थोड़े डंडे घुमाने पड़े। उनमें से आधे से ज्यादा बचकर भाग गए। उस रात अपने खेल की शोभा बढ़ाने के लिए डेनवर डिक खुद वहां मौजूद था। छापेमारों की कमतर संख्या पर झपटने वालों में सबसे आगे वही था। लेकिन जब उसने किड को देखा तो उसका अंदाज गलत हो गया। वो हेवी वेट श्रेणी का होने के नाते बड़ी खुशी खुशी अपने से कम वजनी दुश्मन पर टूट पड़ा और वे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था सीढ़ियां लुढ़कते नीचे जा गिरे। नीचे पहुंचकर उन्होंने अपने आप को अलग किया और खड़े हो गए। तब किड ने उस 200 पौंड वजनी खिलाड़ी के चंगुल से निकल जाने पर अपने कुछ पेशेवर दांव उस 200 पौंड वजनी खिलाड़ी के खिलाफ आजमाए, जो $20,000 के सामान से हाथ धोने वाला था। अपने विरोधी को पछाड़ने के बाद किड फुर्ती से ऊपर की तरफ दौड़ा और जुए वाले कमरे से होता हुआ एक छोटे से कमरे में पहुंचा जो एक मेहराबदार दरवाजे से जुड़ा हुआ था। यहां एक लंबी मेज थी जिस पर बढ़िया से बढ़िया चाइना और सिल्वर के बर्तन सजे थे, जिनमें महंगे और दर्शनीय किस्म का ऐसा खाना रखा था कि खेल के भक्त जिसके शौकीन समझे जाते हैं। यहां भी शहरी नाम वाले सज्जन की उदार और लज्जतदार रुचि देखी जा सकती थी। 10 नंबर का पेटेंट चमड़े का एक जूता फर्श पर लटकते मेज पोश से कुछ इंच बाहर को निकल रहा था। किड ने उसे पकड़ लिया और सफेद टाई तथा नौकर की पोशाक पहने एक काले आदमी को खींचकर बाहर निकाला। खड़े हो जाओ, किड ने उसे आदेश दिया। इस वक्त के लंच के रखवाले तुम हो क्या? हाँ साहब, मैं था। क्या उन्होंने हमें फिर से पकड़ लिया है मालिक? लगता तो ऐसा ही है। मेरी बात सुनो, इस सारे टीम टाम में आड़ू भी है क्या? अगर नहीं है तो मुझे हार माननी पड़ेगी। आज शाम जब खेल शुरू हुआ तो 3 दर्जन थे साहब, लेकिन लगता है वे लोग सारे खा गए। अगर आप अव्वल दर्जे का संतरा खाना चाहें तो मैं कुछ दे सकता हूं। जल्दी जाओ, किड ने सख्ती से आदेश दिया। और तुम्हारे पास जितने भी आड़ू हैं फौरन हाजिर करो, जल्दी, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर आज रात अब किसी ने मुझसे संतरे की बात की तो मैं उसका सिर उड़ा दूंगा। डेनवर डिक के बेशकीमती और बेहिसाब भोज से एक अकेला आखिरी आड़ू निकाला जो संयोग से अनुयायियों के पेटू जबड़ों से बच गया था।
ये किड की जेब में चला गया और वो अनथक चारा खोजी अपना इनाम लेकर फौरन वहां से रफा दफा हो गया। नीचे फुटपाथ के दृश्य पर उसने एक निगाह भी नहीं डाली, जहां पुलिस अधिकारी अपने कैदियों को गश्ती गाड़ियों में लाद रहे थे। वो लंबे लंबे तेज डग भरता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर जाते समय उसका मन हल्का था। इसी तरह सूरमा लोग अपनी प्रिय औरतों के लिए खतरों से खेलने और बड़े बड़े कारनामे करने के लिए कैमलॉट अर्थात इंग्लैंड का वो नगर जहां सम्राट आर्थर का दरबार था, लौटते थे। किड की औरत ने आदेश दिया था और उसने उसका पालन किया था। ये सच है कि उसकी इच्छा बस एक आड़ू की थी, किंतु इस सर्द शहर में फरवरी महीने की बर्फ अभी भी लोहे की तरह बिछी थी। उसमें से आधी रात के समय एक आड़ू निकाल कर लाना कोई आसान काम नहीं था। उसने एक आड़ू की फरमाइश की थी, वो उसकी दुल्हन थी। उसकी जेब में वो आड़ू उसके हाथ में गरमा रहा था, जो इसे इस डर से पकड़े हुए था कि कहीं ये गिरकर गुम ना हो जाए। रास्ते में किड सारी रात खुली रहने वाली दवा की एक दुकान में गया और चश्माधारी दुकानदार से बोला, सुनो भाई, जरा मेरी ये पसली देखकर बताना तो, कहीं ये टूट तो नहीं गई है। मैं थोड़ा झगड़ पड़ा था और एक दो सीढ़ियां नीचे गिर गया था। दुकानदार ने मुआयना किया। टूटी तो नहीं है, उसने बताया, लेकिन एक खरोंच है जिससे ऐसा दिखाई देता है कि आप सीढ़ी से 2 बार गिरे थे। ठीक बात है, किड ने कहा, जरा अपना कपड़े झाड़ने का ब्रश देना। दुल्हन गुलाबी लैंप शेड की गुलाबी आभा में प्रतीक्षा कर रही थी। चमत्कार सारे के सारे समाप्त नहीं हो गए थे। किसी मामूली सी चीज, एक फूल, एक अनार, एक आड़ू के लिए वो अपने मर्द को रात में उस दुनिया में भेज सकती थी जो उससे टक्कर नहीं ले सकती थी, और वो उसका कहा पूरा करके रहेगा। और अब वो उसी कुर्सी के पास आकर खड़ा हो गया और उसने उसके हाथ में आड़ू रख दिया। नटखट आदमी, उसने लाड़ में कहा, क्या मैंने आड़ू कहा था? मैं सोचती हूँ मुझे संतरा मिलता तो बहुत अच्छा रहता। धन्य हो दुल्हन,